हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको पाइल्स की जो सर्जरी है इंक्लूडिंग ओपन सर्जरी, स्टेपलर या लेजर के बाद की जो केयर है और जो हीलिंग का जो प्रोसेस है उसके बारे में मैं आपको पूरा समझाऊंगा। एक ये स्टेप बाय स्टेप कैसे आपकी रिकवरी होती है। तो बात करते हैं सबसे पहले, सर्जरी इज अ पेनलेस सर्जरी। स्पाइनल या सैडल ब्लॉक में उतना हिस्सा पूरी तरह से सुन्न हो जाता है और ये प्रोसीजर हो जाता है। अब डे 1 में जो सर्जरी होती है उसकी 4 घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं होता, आईवी लाइन और मेडिसिन चलती है। 4 घंटे के बाद आपकी जो डाइट है वो शुरू होती है पहले लिक्विड से और उसके बाद कुछ सॉफ्ट डाइट, दाल चावल, फ्रूट्स, कर्ड, योगर्ट, इस तरह की चीज़ें आप शुरू कर सकते हैं। इसके बाद जब एनेस्थीसिया का असर जाता है तो आपको हल्का फुल्का डिस्कम्फर्ट, पेन जैसी एहसास या बर्निंग या जलन, इस तरह की कोई चीज़ें हो सकती हैं। आपको एक सेंसेशन आएगा, एक एनोरेक्टल पैक रखा जाता है जो पहली बार जब आप स्टूल पास करते हैं तो वो निकल जाता है। नॉर्मली ये 4 घंटे के लिए रखा जाता है और अगर आपको तकलीफ हो रही है क्योंकि एनेस्थीसिया का असर खत्म होने लगेगा तो ये जो फीलिंग आएगी आपको कि ये जो रेक्टल पैक है वो अपनी जगह पर है तो ये निकाला भी जा सकता है। अदरवाइज स्टूल आप जाएंगे तो ये उसमें भी पास हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें आपको बस ध्यान ये रखना होता है कि आप वॉकिंग वगैरह 6-8 घंटे के बाद थोड़ी बहुत, जैसा अगर आपके डॉक्टर्स या एनेस्थीसिया वाले जैसा आपको बोलते हैं उस हिसाब से आपको करना है और आप उठ के बैठ भी सकते हैं। लेकिन पहली जो रात है वो आपको बस खाने पीने के लिए उठना होता है और आप उसके बाद फिर से लेट जाते हैं। 99% जो लोग होते हैं वो विदिन 24 आवर्स डिस्चार्ज हो जाते हैं। अगले दिन मॉर्निंग में आप सिट्स बात करते हैं और आपके जो डॉक्टर्स राउंड्स पर डिसाइड करेंगे कि आप घर जाने लायक अगर हैं तो 99% चांस है कि आप चले जाएंगे, अदरवाइज आपको रोका भी जा सकता है। अब घर जाने के बाद क्या होगा, आप मेडिसिन पे रहेंगे, पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स, इस पे रहेंगे। अच्छी खासी दर्द निवारक दवाएं आप लीजिएगा, मेरा सजेशन है ये, क्योंकि ये एक इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग आती है उस एरिया में, तो जो पेन है उसको कम करने के लिए आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी लेनी पड़ेगी। और हर बार जब भी आप स्टूल पास करेंगे तो आपको गर्म पानी में बैठ के सिट्स बात पीनी पड़ेगी। पानी का जो टेम्परेचर होता है वो 40 से 50 डिग्रीज के बीच में होना चाहिए। शुरू में कुछ दिन हो सकता है कि जो आपका पेरिएनल एरिया है, जो मलाशय के आसपास का एरिया है, उसमें थोड़ी स्वेलिंग आ जाए या टाइट हो जाए, ये नॉर्मल है। सूजन के कारण आपको बार बार स्टूल पास करने का भी मन हो सकता है, बार बार जाएं और कुछ ना हो, म्यूकस आए वापस लौटाएं, थोड़ा ब्लड आए लौटाएं, ऐसा हो सकता है। तो जोर नहीं लगाना होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इसके लिए आपको स्टूल सॉफ्टनर्स, लैक्सेटिव, पपीता इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल लैक्सेटिव, इसको आपको यूज करना है। लिक्विड्स जितना हो सके उतना लेना है। आप आराम करिए और चलना फिरना अलाउड रहता है, लेकिन सर्जिकल साइड पे आप प्रेशर लेंगे तो दिक्कत हो सकती है। शावर लेना है और थोड़ा सा आपको करवट लेके बैठना होता है या डोनट कुशन्स या पिलो, इस तरह की चीज़ों पे आपको बैठ सकते हैं। आराम से सोफे पे बैठ के टीवी देखना, अखबार पढ़ना, ये सब कर सकते हैं। एक मैं रिकमेंडेशन देता हूँ कि सैनिटरी पैड आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत म्यूकस और ब्लड डिस्चार्ज होता है और रूटीन है, नॉर्मल है। उसके बाद चौथे 5वें दिन अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सिम्टम्स आपके इंप्रूव कर जाते हैं। सिट्स बाथ, पेन किलर्स, हाई फाइबर डाइट आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी, पूरे मंथ करनी पड़ेगी। लाइट एक्टिविटीज शुरू करना है, सीढ़ी वीढ़ी चढ़ना, ये सब कर सकते हैं, लेकिन जिम जाना, स्ट्रेनस एक्सरसाइज, भारी वजन उठाना, ये सब कुछ नहीं करना है। बार बार जो स्पूरियस सेंसेशंस आएंगे कि स्टूल पास करना है, अब ये धीरे धीरे कम होता जाएगा और इसके लिए आपको कीगल्स एक्सरसाइज होती है, मैं बाद में बताऊंगा वो आपको कि वो कैसे करना है, वो आपको करना होगा। किसी भी तरह की ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, पेन बढ़ना, कोई डिस्चार्ज आना, इन चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी चिंता हो, कुछ हो तो जो हेल्पलाइन आपको दी गई है या आपके जो डॉक्टर्स हैं या इमरजेंसी की टीम है उनसे संपर्क आपको करना पड़ेगा। जब तक डॉक्टर आपका बोल नहीं देता तब तक आपको ड्राइविंग से मेरे हिसाब से बचना चाहिए, क्योंकि इससे प्रॉब्लम हो सकती है और आप हमेशा एस्कॉर्टेड ही रहें, कोई साथ नहीं रहे। तो ये आपको सीट्स बाथ, पेन किलर्स, लैक्सेटिव, जोर ना लगाना, पैड यूज करना, इन बातों का ध्यान रखना आपको पड़ेगा। ये सारे जो नियम है आप पालन करते रहें। एक्टिविटी अब आपकी बॉडी के हिसाब से आपको बढ़ाते आना पड़ेगा। डायरेक्ट प्रेशर से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिस्कम्फर्ट, बर्निंग, जलन ये हो सकता है, जोर नहीं लगाना है। और सॉफ्टनर्स, लैक्सेटिव भरपूर आप उसको करेंगे और पूरा वीक आपका ये ऐसे ही जाना है। एक्टिविटी आप बढ़ा सकते हैं। ऑफिस ज्वाइन करना आपके हाथ में है। नॉर्मली एक वीक में लोग ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन भारी एक्टिविटी और वजन उठाने से बचना पड़ेगा। थोड़ा बिजी रहिएगा, क्योंकि अदरवाइज आपको रात के टाइम पे जब कुछ भी कोई स्टिमुलस नहीं होता तो तकलीफ ज़्यादा होने लगती है। ऐसा लगता है जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है। अपनी दवाइयाँ लेते रहेंगे और डॉक्टर से बात करते रहेंगे, और अगर आपको परमिशन मिल जाती है तो फर्स्ट वीक में आप ड्राइविंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का हमको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा जो अलार्मिंग साइंस हैं। तो पहली चीज़ आती है ब्लीडिंग। मैं सारे पेशेंट्स को अपने जितने भी उनको मैं समझा देता हूँ कि थोड़ी बहुत ब्लीडिंग, यानी कि अगर कुछ ड्रॉप्स ब्लड गिरा, ये नॉर्मल है, स्टेन आ जाएगा या ड्रेसिंग पे आ जाएगा या जोर लगाएंगे तो कोई ड्रॉप टपक सकता है या स्टूल पे लग के आ सकता है, ये नॉर्मल है। आपको विश्वास नहीं होगा पर 1 ml में कम से कम 15 से 20 ब्लड
की ड्रॉप्स बन जाती हैं, लेकिन वो पूरा का पूरा एरिया पूरा रेड हो जाता है, तो आप पैनिक कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी बाथरूम जाएं तो डोर को खुला रखें और किसी को बता के जाएं, क्योंकि ज़्यादा ब्लड निकला, स्पीड से निकला, तो हो सकता है चक्कर खा के गिर जाएं या आप बेहोश हो जाएं। तो ऑलवेज अलर्ट एवरीबडी, डू नॉट लॉक द डोर फ्रॉम इनसाइड। अगर बेहोशी, चक्कर, एकदम गश खा के अगर आप गिर जाते हैं, ब्लीडिंग ज़्यादा आती है, तो तुरंत सबसे पहले तो प्रेशर लगाना है और ER में इन्फॉर्म करवाना है, एम्बुलेंस को बुला के सीधा हॉस्पिटल पहुंचना है। सिट्स बात सबसे इंपॉर्टेंट है, गर्म पानी में जो बैठ के सिकाई करना कितनी भी बार कर सकते हैं प्लेन वाटर से आप, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्प करेगा। और आप कुछ ओवर द काउंटर जेलीज और डॉक्टर से बता देते हैं नंबरिंग एजेंट्स वगैरह, जो आपको लोकल बार बार लगाना है। जो दर्द निवारक दवाइयाँ हैं उनकी अब आपकी डोज कम होती जाएगी, आप SOS बेसिस पे उनको लेंगे। गर्म सिट्स बात वेरी वेरी हेल्पफुल। मैं सबसे ज़्यादा बोलता हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कितनी भी बार करना है और हर बार स्टूल पास करने के बाद ये आपको करना है। अगर आपको फीवर आता है तो इसका मतलब ये कि इन्फेक्शन हो सकता है। 1 आध 2 दिन 3 दिन थोड़ा बहुत फीवर आना, 100 के ऊपर टेम्परेचर चला जाना, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर फीवर हाई ग्रेड आ रहा है या पेन बढ़ता जा रहा है या हमारा रेडनेस आ रही है उस एनल एरिया में, तो देन दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, तो डॉक्टर को तुरंत बता के उनकी सलाह लेना पड़ेगा। खास करके थ्रॉबिंग किस्म का पेन और जो जिसे बोलते हैं ना पल्सेटिंग पेन, वो नहीं होना चाहिए। सो इसका ध्यान आपको देना होगा। नॉर्मली 1 वीक से लेके और 4 वीक का एक समय होता है जिसमें कि व्यक्ति पूरी तरह से रिकवर कर जाता है, लेकिन ये बहुत ही पर्सन टू पर्सन भी निर्भर करता है, टाइप ऑफ सर्जरी पे निर्भर करता है। लेजर और स्टेपलर में आप 1 वीक में फ्री हो जाएंगे। अगर आपका ओपन है तो आपको हो सकता है कि 2 से 3 वीक लग जाए, पर नॉर्मली इतने समय में आप पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। जीवन शैली में बदलाव करना पड़ेगा ताकि रिकरेंस ना हो, तो जोर नहीं लगाना है, लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, पानी खूब पीना है, फाइबर्स खूब लेने हैं और अपने जो डॉक्टर से रेगुलर टच में रहना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सिट्स बाथ में क्या डालना है, कैसे करना है। ये सिट्स बाथ है क्या? SITZ सिट्स बाथ में आप बीटाडीन या पॉविडोन आयोडीन जिसे बोलते हैं उसका उपयोग आपको करना होता है। वो एक एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल गुणों के लिए यूज़ की जा सकती है। तो इसका डाइल्यूशन का ध्यान रखें कि 1:100 से 1:300 के बीच में होना चाहिए, यानी कि 1 ml बीटाडीन में 100 ml पानी होना चाहिए, अप टू 300। तो 1 ml में 100 ml पानी के हिसाब से आपको ये करना है। पोटेशियम परमैंगनेट KMNO4 का भी उपयोग किया जाता है, काफ़ी अच्छा वो है, लेकिन ये थोड़ा सा इरिटेंट हो सकता है, लोगों को इसमें जलन हो सकती है, थोड़ा सा एलर्जी हो सकती है। तो प्लेन वार्म वाटर बेस्ट है, नहीं तो बीटाडीन 1:100 to 300 वाले रेशियो में, मतलब 1 ml बीटाडीन हर 200-250 ml पानी, अप टू 300 ml पानी तक में आप डाल सकते हैं। पानी की कितनी मात्रा होनी चाहिए सिट्स बाथ के लिए? वैसे तो स्पेशल बाथटब आते हैं, अमेजोन वगैरह पे आप ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक शैलो टब होना चाहिए जिसमें 50 डिग्री तक के टेम्परेचर का पानी होना चाहिए। ये 4 से 5 इंच ऊपर इसको भरना पड़ेगा आपको, मतलब करीब 10 से 15 सेंटीमीटर, और इसको आप अपने कमोड पे रख सकते हैं, प्लास्टिक बेसिन को टॉयलेट सीट पे रख सकते हैं, या फिर आप इसमें स्क्वेट करके भी बैठ सकते हैं। अब ये जो पूरा पानी है जिसमें आपने बीटाडीन 1:300 के रेशियो में डाला है, ये आपके पूरे पेरिनियल एरिया को कवर इसको करना है, पेरिनियम को। तो स्टूल पास किया जेंटली पानी से साफ करके और इसको बना के सिस्टम को बैठ गए इसमें, और ये पूरा का पूरा अच्छे से स्प्लैश करते रहे, क्लीन करते रहे। तो ये अगर आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए नॉर्मली करना होता है, आप इसको कितनी भी आदमी कर सकते हैं। और मेरा ये सलाह है कि जब जब स्टूल पास करेंगे, भले ही स्टूल हो चाहे ना हो, फॉल्स सेंसेशन हो, तुरंत जलन होगी शुरू के कुछ दिनों में, तो क्लीन करें और तुरंत उसके बाद बैठ जाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो हेल्प होगी। उसके बाद मॉप इट द एरिया ड्राई, उसके बाद आप उसमें जो ज़ाइलोकेन जेली है कम से कम आप उसको 4-5 मिनट तक मलते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। हल्का सा आपको बर्निंग जैसी लगेगी तो इसका मतलब सही एब्जॉर्ब हुआ, फिर आप एक सैनिटरी पैड रख लें। और इसके अलावा जो भी आपके डॉक्टर्स ने आपको जो एडवाइस किया गया वो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से उसको आपको मानना पड़ेगा। तो इस तरह से हमेशा एक टब में या तैयारी रखें वहाँ पे बाथरूम में, क्योंकि रात बेरात आपको कभी भी जाना पड़ सकता है। तो पेन किलर SOS चलेगा, और ये वाली जो सिट्स बात है ये ऐसे हेल्प करेगी। और दूसरा बीटाडीन या कोई भी कोकोनट है, एलोवेरा, ये सारी चीज़ें इस एरिया में लगाते रहेंगे तो आपको इससे काफ़ी आराम हो जाएगा। मैंने आपको पहले बता दिया कि 10 से 15 मिनट अप टू 20 मिनट्स तक आप बैठ सकते हैं। अब आप बैठे बैठे पानी का टेम्परेचर को भी एडजस्ट कर सकते हैं। पानी एकदम ठंडा हो जाए तो थोड़ा सा और गर्म पानी इसमें मिला लिया, ज़्यादा नहीं करना है वरना जल जाएंगे और बर्न हो जाएंगे। तो ये आप एक उसको मेंटेन करते रहें, और उसके बाद वार्म टॉवल या गॉस पीस के पैकेट्स लेके रख लें और उसको अच्छे तरीके से खड़े होकर मॉप इट ड्राई और जेंटली उसके बाद उसके ऊपर सिट्स ये जो लिग्नोकेन जेली है या इस तरह की कोकोनट ऑयल है या एलोवेरा, इसको लगा लें और पहन लें। ये सारे जो डॉक्टर्स के निर्देश हैं उनका आपको पालन करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को बीटाडीन से भी एलर्जी होती है, तो बीटाडीन 1-2 बार यूज़ कर लिया,
उसके बाद सिंपल आपने ल्यूकवार्म वाटर यूज़ कर लिया। शुरू के कुछ दिनों में आप आइस पैक्स का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको डिस्कम्फर्ट लगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस जानकारी से आपको कुछ तो मदद मिलेगी। आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं थैंक यू वेरी मच 30K सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो गए हैं और अगला टारगेट है 50,000 सब्सक्राइबर्स का। कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा और उसका मैं जितना हो सके आंसर दूंगा। और अदरवाइज अगर आपको एग्जामिन कराना है तो किसी अपने डॉक्टर से आसपास करा सकते हैं या मेरी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।